एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को झकझोर देगी। एक गरीब आदमी अयान जो अपने परिवार की मजबूरी में फंसकर 80 साल की रुक्मणी से शादी कर लेता है, क्योंकि रुक्मणी के पास बेशुमार दौलत थी। यही वजह थी कि 20 साल का नौजवान इस रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन असली माजरा तो तब शुरू हुआ जब दोनों एक दूसरे के करीब आए। जैसे ही अयान कमरे में दाखिल हुआ, रुक्मणी की चाल अचानक 18 साल की लड़की सी लगने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? दोनों की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि पूरी कहानी जानने के बाद आप समझ जाएंगे। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। आयान अहमद एक 25 साल का मेहनती और नेक दिल मुसलमान नौजवान था, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुरादगंज में रहता था। वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था, जहां उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके वालिद सलीम अहमद एक छोटे से कपड़े के दुकानदार थे, जिनका 3 साल पहले एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था। सलीम की मौत ने आयान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। घर की सारी जिम्मेदारी अब आयान के कंधों पर थी। उसकी मां फरहाना बेगम को दिल की गंभीर बीमारी थी, जिसके इलाज में परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर जल्दी ऑपरेशन न हुआ तो फरहाना की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। आयान की छोटी बहन जैनब 16 साल की थी और हाई स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। लेकिन उसकी स्कूल फीस, किताबें और दूसरी जरूरतें आयान के लिए भारी बोझ बन चुकी थीं। परिवार का छोटा सा घर, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब कर्जदाताओं की धमकियों और फरहाना की बीमारी की छाया में डूबा हुआ था। आयान दिन रात मेहनत करता। सुबह वह बाजार में सामान ढोने का काम करता, दोपहर में एक छोटी सी किराने की दुकान पर हिसाब किताब संभालता और रात को बच्चों को उर्दू और गणित पढ़ाता। लेकिन उसकी सारी कमाई मां के इलाज और बहन की पढ़ाई में खर्च हो जाती थी। कर्जदाताओं के रोज के ताने और धमकियां उसे अंदर से तोड़ रहे थे। आयान कब तक टालता रहेगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है, एक कर्जदाता ने चिल्लाकर कहा था। आयान की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और चेहरे पर समय से पहले उभरी झुर्रियां उसकी थकान को बयां करती थीं। हर रात नमाज के बाद वह मस्जिद में सजदे में सिर झुकाकर अल्लाह से दुआ मांगता, या रब, मेरे परिवार को इस मुसीबत से निजात दे, मेरी मां को शिफा दे और मेरी बहन का भविष्य संवार दे। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। आयान का दिल टूट रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह सोचता, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। एक उमस भरी दोपहर आयान मुरादगंज के बाजार में एक सड़क किनारे की चाय की दुकान पर बैठा था। उसकी जेब में बस कुछ सिक्के थे, जिन्हें वह गिन रहा था कि चाय के पैसे पूरे होंगे या नहीं। उसने चाय वाले को कहा, भाई एक चाय देना, लेकिन छोटी वाली। चाय वाला मुस्कुराया और बोला, आयान भाई, तुम्हारी चाय तो हमेशा छोटी ही होती है। आयान ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या करूं, जेब में बस इतना ही है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो दुकान के दूसरी तरफ एक बेंच पर बैठी उसे एकटक देख रही थी। वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उनके कपड़े, भारी गहने और आत्मविश्वास भरी चाल बता रही थी कि वह कोई बड़ी हस्ती थी। वह थी रुक्मिणी बेगम, एक मशहूर बिजनेसवुमन, जिनका नाम मुरादगंज और आसपास के इलाकों में सम्मान से लिया जाता था। उनकी साड़ी की चमक, सोने के गहने और आंखों की गहराई आयान को हैरान कर गई। वह किसी रानी सी लग रही थी, जो गलती से साधारण सी चाय की दुकान पर आ गई हो। रुक्मिणी धीरे धीरे आयान के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम आयान अहमद हो? आयान ने थकी हारी आवाज में जवाब दिया, जी मैं ही हूं, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? रुक्मिणी ने शांत लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल का पता है। तुम्हारी मां फरहाना की बीमारी, तुम्हारी बहन जैनब की पढ़ाई और कर्ज का वह बोझ जो तुम्हें रातों को सोने न देता हो। मैं सब जानती हूं। आयान हैरान था। उसने संकोच से पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना कैसे जानती हैं? रुक्मिणी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम रुक्मिणी बेगम है। मैं एक बिजनेस वुमन हूं और मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियां मिटा सकती हूं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मुझसे निकाह कर लो। आयान के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी। 80 साल की रुक्मिणी और 25 साल का आयान, यह कैसा प्रस्ताव था? उसने हैरानी से कहा, बेगम साहिबा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस एक गरीब लड़का हूं।
आप मुझसे निकाह क्यों करना चाहती हैं? रुक्मिणी ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। अगर तुम हाँ कह दो तो तुम्हारी माँ का इलाज मैं करवाऊंगी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी और तुम्हारा सारा कर्ज चुकाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। आयान का दिमाग सवालों से भर गया। यह कोई सपना था या कोई जाल? उसने पूछा, लेकिन आप मुझसे इतना बड़ा एहसान क्यों करना चाहती हैं? रुक्मिणी ने शांत लहजे में कहा, यह एक कानूनी समझौता होगा। निकाह के बाद तुम्हारी आजादी पर कोई रोक नहीं होगी। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जो तुम्हें माननी होंगी। आयान के मन में उथल पुथल मच गई। उसने बिना कुछ बोले वहां से जाने का फैसला किया। मुझे सोचने का वक्त चाहिए, उसने कहा और चाय की कीमत चुकाकर चला गया। रुक्मिणी भी अपनी महंगी कार में बैठकर चली गई, लेकिन आयान का दिल और दिमाग उस प्रस्ताव के इर्द गिर्द घूम रहे थे। क्या यह उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश थी या वाकई उसकी जिंदगी बदलने का मौका था? दिन बीतते गए, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। फरहाना की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि अगर 1 महीने में ऑपरेशन न हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जैनब की स्कूल फीस बकाया थी और स्कूल ने नोटिस भेज दिया था कि अगर फीस नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कर्जदाताओं की धमकियां बढ़ गईं। एक कर्जदाता मंगल सेठ ने आयान को धमकाया, अगर इस हफ्ते पैसे नहीं दिए तो तेरा घर बिक जाएगा। आयान ने मस्जिद में जाकर घंटों दुआ मांगी। वह अपने दिल से पूछता, या अल्लाह, क्या यह रास्ता सही है? क्या मैं रुक्मिणी बेगम की शर्त मान लूं? उसका दिल कहता था कि यह गलत है, लेकिन उसका दिमाग उसे याद दिलाता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार मजबूरी और परिवार की खातिर उसने हार मान ली। उसने रुक्मिणी से संपर्क किया और उनकी शर्तें मान ली। एक सादे समारोह में मुरादगंज की मस्जिद में निकाह हुआ। गवाहों की मौजूदगी में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और आयान और रुक्मिणी पति पत्नी बन गए। निकाह के बाद आयान पहली बार रुक्मिणी के आलीशान बंगले में पहुंचा। यह बंगला किसी शाही महल से कम नहीं था। संगमरमर की फर्श, ऊंची छतें, चमचमाते झाड़ फानूस और दीवारों पर बेशकीमती पेंटिंग्स। हर कोना ऐश्वर्य और रौनक से भरा था। बंगले में काम करने वाले नौकर चाकर रुक्मिणी के हर इशारे पर तैयार रहते थे। आयान ने पहली बार इतनी शानो शौकत देखी थी। उसका छोटा सा घर जहां बिजली का बिल भरना भी मुश्किल था, और यह बंगला जहां हर चीज चमक रही थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन आयान के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि इस चमक दमक के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। रुक्मिणी ने उसे एक शानदार कमरा दिया जिसमें हर सुख सुविधा थी, लेकिन आयान को वह कमरा किसी सुनहरे पिंजरे सा लग रहा था। बंगले की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा ताला बंद रहता था। उस कमरे की सख्त निगरानी होती थी और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। नौकरों को सख्त हिदायत थी कि कोई उस कमरे के पास न जाए। आयान की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिर उस कमरे में क्या था? क्या रुक्मिणी कोई राज छिपा रही थी? रुक्मिणी और आयान का रिश्ता अभी भी औपचारिक था। रुक्मिणी चाहती थी कि आयान खुद उनके करीब आए, बिना किसी जबरदस्ती के। वह आयान को बहुत चाहती थी, लेकिन आयान अभी भी दूरी बनाए हुए था। दोनों साथ खाना खाते, लेकिन बातचीत छोटी और औपचारिक होती। रुक्मिणी अक्सर आयान का हालचाल पूछती, आयान, तुम ठीक तो हो? कुछ चाहिए तो बताओ। आयान जवाब देता, जी सब ठीक है, और फिर चुप हो जाता। रुक्मिणी का व्यवहार आयान को हैरान करता था। वह 80 साल की थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई गहरा राज छिपा रही हो। वह अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में व्यस्त रहती थी। उनके पास कपड़ा, रियल एस्टेट और ज्वेलरी का बड़ा कारोबार था। बंगले में आने जाने वाले लोग, वकील, व्यापारी और कर्मचारी रुक्मिणी के सामने नजरें झुकाकर बात करते थे। आयान को लगता कि रुक्मिणी सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिनका हर कोई सम्मान करता है। एक रात जब बंगला सन्नाटे में डूबा था, आयान अपने कमरे से निकला। वह बंगले की गलियारों में टहल रहा था जब उसकी नजर रुक्मिणी के कमरे से आ रही हल्की रोशनी पर पड़ी। वह चुपके से उस ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने सुना कि रुक्मिणी किसी से बात कर रही थी। उनकी आवाज में एक अजीब सा जोश था जो आयान को हैरान कर गया। वह सोचने लगा, रुक्मिणी बेगम किससे बात कर रही हैं और इतनी रात गए? उसने दरवाजे पर कान लगाया, लेकिन आवाज स्पष्ट नहीं थी।
बस इतना समझ आया कि रुक्मिणी किसी पुरानी बात का जिक्र कर रही थी, जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों थे। आयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, इस बंगले में कुछ तो छिपा है। रुक्मिणी बेगम मुझसे क्या छिपा रही हैं? उसने ठान लिया कि वह उस बंद कमरे का राज खोलेगा। अगले दिन आयान ने रुक्मिणी की खास नौकरानी नाजिया से बात की। नाजिया 22 साल की एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी, जो रुक्मिणी की हर बात मानती थी। वह बंगले में कई सालों से काम कर रही थी और रुक्मिणी की सबसे भरोसेमंद सहेली थी। आयान ने नाजिया से कहा, नाजिया, मुझे रुक्मिणी बेगम से कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम इजाजत ले सकती हो? नाजिया ने आयान को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आयान भाई, मैं बेगम साहिबा से पूछ लेती हूँ। नाजिया रुक्मिणी के कमरे में गई और कुछ देर बाद लौटकर बोली, बेगम साहिबा ने इजाजत दे दी, आप आज रात उनके कमरे में जा सकते हैं। आयान के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह सोच रहा था, रुक्मिणी बेगम मुझसे क्या चाहती हैं और उस बंद कमरे में क्या है। उस रात वह तैयार होकर रुक्मिणी के कमरे की ओर बढ़ा। बंगले की गलियारों में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रात का सन्नाटा और बंगले की भव्यता आयान को और बेचैन कर रही थी। जब आयान रुक्मिणी के कमरे में पहुंचा तो वह दंग रह गया। कमरा गुलाब और चंदन की खुशबू से महक रहा था। दीवारों पर नक्काशीदार लैंप जल रहे थे, जो कमरे को एक रहस्यमयी रोशनी दे रहे थे। रुक्मिणी वहां खड़ी थी, लेकिन वह 80 साल की बुजुर्ग महिला नहीं लग रही थी। उनकी साड़ी में चमक, आंखों में जोश और चाल में फुर्ती थी। वह किसी 25 साल की युवती सी लग रही थी। आयान ने हैरानी से कहा, रुक्मिणी बेगम, आप तो बिल्कुल जवान लग रही हैं, ये कैसे मुमकिन है? रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, आयान, जब दिल से दिल मिलता है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। मोहब्बत में आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत का वारिस नहीं बनाया, बल्कि अपने दिल का मालिक भी बनाया है। कमरे में एक मीठी चुप्पी छा गई। रुक्मिणी ने धीरे से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। जवानी, रिश्ते सब चले गए। मेरे पहले शौहर की मौत के बाद मैं अकेली पड़ गई थी। जिंदगी ने मुझे कई जख्म दिए, लेकिन तुम्हारी नजरों में जो प्यार है, उसने मुझे फिर से जीना सिखाया। आयान ने जवाब दिया, रुक्मिणी बेगम, आपकी आंखों में जो गहराई है, उसने मेरे सारे सवालों को शांत कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं आपके इतने करीब आऊंगा। रुक्मिणी ने आयान के करीब आकर कहा, आयान, मैंने सालों तक अपने दिल को बंद रखा, लेकिन तुमने उसे फिर से खोल दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को समझा। रुक्मिणी ने आयान को बताया कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। उनके पहले शौहर की मौत के बाद वह अकेली पड़ गई थी और जिंदगी ने उन्हें कई जख्म दिए, लेकिन आयान की मौजूदगी ने उनके दिल में एक नई उम्मीद जगाई। कुछ हफ्ते बीत गए। आयान और रुक्मिणी के बीच का रिश्ता अब पहले से ज्यादा गहरा हो गया था, लेकिन आयान का मन अभी भी उस बंद कमरे के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। एक रात जब बंगला सन्नाटे में डूबा था, आयान ने हिम्मत की और उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। वह धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना फर्नीचर, दीवारों पर जड़ी पुरानी तस्वीरें और एक मेज पर एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था, जिसके कोने पीले पड़ चुके थे। आयान ने लिफाफा खोला। उसमें एक तस्वीर थी, जिसमें उसके वालिद सलीम अहमद और रुक्मिणी साथ खड़े थे। सलीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आयान की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी रुक्मिणी की आवाज आई, आखिर तुमने सच जान लिया। आयान ने पलट कर देखा। रुक्मिणी खड़ी थी। उनकी आंखों में न डर था न हैरानी। रुक्मिणी ने शांत लहजे में कहा, आयान, मैं तुम्हारे वालिद से मोहब्बत करती थी। जब मैं 25 साल की थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। मैं अकेली थी, टूटी हुई थी। सलीम ने मुझे सहारा दिया। मैंने सोचा कि वह मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया और फिर ठुकरा दिया। उस दिन मैंने कसम खाई कि अगर वह नहीं तो उनका खून सही। जब मैंने तुम्हें देखा, तभी मैंने तय कर लिया कि तुम मेरे बदले का रास्ता हो। रुक्मिणी ने आगे कहा, तुमसे निकाह मेरा बदला था। मैंने तुमसे दस्तखत करवाए ताकि तुम मुझे कभी छोड़ ना सको, लेकिन तुमने वह किया जो सलीम कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूं। आयान की आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही समझ भी थी। उसने कहा, रुक्मिणी बेगम, आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन आपकी आंखों में जो मोहब्बत है वह सच्ची है।
मैं आपको माफ करता हूं क्योंकि आपका दिल अब साफ है। उसने रुक्मिणी को गले लगाया और कहा, आपकी नफरत हार गई और मोहब्बत जीत गई। कुछ महीनों बाद रुक्मिणी की तबीयत बिगड़ गई। कुछ हफ्तों में वह इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपने आखिरी पलों में उन्होंने आयान से कहा, तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया, मुझे माफ कर देना। आयान ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और उन्हें माफ कर दिया। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह रुक्मिणी बेगम को जन्नत में जगह दे। रुक्मिणी के जाने के बाद आयान की जिंदगी बदल गई। फरहाना का ऑपरेशन सफल रहा और वह पूरी तरह ठीक हो गई। ज़ैनब ने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। रुक्मिणी ने अपनी वसीयत में आयान को बंगला और अपनी सारी संपत्ति दे दी थी। बंगला अब सन्नाटे का नहीं बल्कि खुशियों का ठिकाना बन गया। रुक्मिणी की नौकरानी नाजिया, जो हमेशा आयान की मदद करती थी, अब उसके करीब आई। दोनों में धीरे धीरे प्यार पनपा। आयान और नाजिया ने निकाह कर लिया। बंगले में अब न अकेलापन था न सन्नाटा। फरहाना और ज़ैनब भी वहीं थी। जहां कभी रुक्मिणी की नफरत की गूंज थी, वहां अब नाजिया की मुस्कान और आयान की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो नफरत को भी मिटा सकती है। रुक्मिणी ने बदले की आग में आयान से निकाह किया, लेकिन आयान की सच्चाई और प्यार ने उनके दिल को जीत लिया। सच्चा प्यार, सम्मान और माफी हर जख्म को भर सकता है। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं, लेकिन उनके प्यार में खुद कैद हो जाते हैं। आयान की इंसानियत उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए बने रहें। शुक्रिया।